राजा राम पतित पावन सीताराम। उसके अलावा उनका और एक प्रिय, मैंने तो पाया राम रतन धन पाया, ये भी उनको बहुत पसंद था। राम राज्य तो गांधी जी का सपना था। राम राज्य की अवधारणा जहां हमारी आजादी की लड़ाई का मूल मंत्र था, वहीं यही राम राज्य राष्ट्र निर्माण के मिशन का मूल आधार भी था। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसलिए इस बात को कहना चाहता हूं क्योंकि कई माननीय सदस्यों का मैंने सुना है और उन्होंने जिस तरह से बात रखी है, निश्चित रूप से उनका अधिकार है, लेकिन बात रखने से पहले थोड़ा सा हमें विचार भी करना चाहिए। और विचार इसलिए करना चाहिए कि राजस्थान की जनता ने हम सभी को इस पवित्र मंदिर में भेजा है। इसका एक एक मिनट का समय बहुत कीमती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि विकसित भारत की संकल्पना देव से देश तथा राम से राष्ट्र तक के चिंतन का विस्तार है। यही नहीं, हमारे संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने भी संविधान की मूल प्रति के भाग 3 में अगर आप देखोगे तो भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी का भी उसमें सेक्टर 3 नहीं मैं कह रहा हूं, चैप्टर 3 ही कह रहा हूं, उसमें बहुत अच्छा सुंदर चित्रण है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने 500 साल की सनातन की प्रतीक्षा को पूरा किया। किसी राष्ट्र के इतिहास में कभी कभी ऐसे दुर्लभ क्षण भी आते हैं जब सदियों का इतिहास सेकंडों में सिमट जाता है। अयोध्या में 22 जनवरी को ऐसा ही क्षण आया जब 500 वर्ष का इतिहास 84 सेकंडों में सिमट करके रह गए। देश ही नहीं, पूरा विश्व राम में हो गया। सदियों के संघर्ष एवं राम भक्तों के बलिदान के पश्चात यह सपना साकार हुआ है। नव्य भव्य दिव्य मंदिर में कमलासन पर विराजे श्याम सलोने रामलला के दिव्य दर्शन के जनगण धन्य हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे जन जन की आस्था के प्रतीक भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को भी विपक्ष के माननीय सदस्य राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा दृष्टिकोण, हमारी दृष्टि, इसे हमने देखना होगा। इनको यह पता होना चाहिए कि जिन्होंने राम और राम सेतु को काल्पनिक बताकर नकार दिया था, उनको जनता ने भी नकार दिया है। यही नहीं, और अब आने वाले समय में चुनावों में जनता इनको पूरी तरह से नकारेगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। क्योंकि राम मंदिर केवल आस्था नहीं, अब तो देश की
आध्यात्मिक स्वतंत्रता के साथ साथ आर्थिक प्रगति का भी प्रतीक है। इस अवसर पर रामराज्य पर तुलसीदास जी की चौपाई का अंश साझा करना चाहता हूं। देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहू व्यापा। इसका अर्थ सीधा सीधा है कि राम राज्य में किसी को शारीरिक, आध्यात्मिक, भौतिक परेशानी नहीं होती थी, सभी सुखी और प्रसन्न रहते थे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय प्रतिपक्ष के नेताजी ने कुछ विषय महिला उत्पीड़न के बारे में कहे। माननीय अध्यक्ष जी, ये राजस्थान भक्ति की मूर्ति मीराबाई की धरती है। यह मां कालीबाई की शक्ति की भूमि है। यह त्याग और बलिदान की मूर्ति पन्नाधाय की भूमि है। यह पर्यावरण की रक्षा करते हुए अपने सिर कटवाने वाली मां अमृता देवी की धरती है। जिस प्रदेश को महिला सम्मान की खातिर प्राण देने के लिए जाना जाता था, उस प्रदेश को महिला अपराध के चिंताजनक आंकड़ों की वजह से प्रदेश को शर्मसार होना पड़ा। शर्मसार ही नहीं, आप उठा लीजिए, देश के अंदर महिला अत्याचार के नंबर पर राजस्थान पहले नंबर पर था। जहां एक और हमारे देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नारी शक्ति बंधन अधिनियम से लोकसभा विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण देकर महिला सशक्तिकरण, माता बहनों का मान सम्मान बढ़ा रहे थे, वहीं दूसरी ओर हमारा प्रदेश महिला उत्पीड़न और अत्याचारों के शिखर को छू रहा था। यही नहीं, एनसीआरबी के आंकड़े चीख चीख कर कह रहे थे कि पूर्ववर्ती सरकार के समय राजस्थान महिला दुष्कर्म में लगातार देश में पहले पायदान पर बना रहा। सुबह से शाम होती थी, दर्जनों अबलाओं की इज्जत तार तार होती थी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं, बार बार बात आती है अभिभाषण में, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप अपने आप को देखिए। यह सदन बड़ा पवित्र है, यह मंदिर है। हम नहीं, इसे राजस्थान की 8 करोड़ जनता हमारा विश्वास करती है। उन 8 करोड़ जनता के प्रतिनिधि के रूप में हम काम करते हैं। राजनीति में कई बार सच का सामना भी करना पड़ता है। जब हम राजनीति करते हैं तो आत्मविश्वास और हमको हमारे धड़े में तोलना होगा कि हमें राजनीति कैसे करनी है। राजनीति मूल्यों के आधार पर होती है। राजनीति के लिए तलवार की धार पर चलना होता है। राजनीति ऐसे नहीं होती कि मैं अगर कुछ कह दूं और उसकी पालना नहीं करूं, यह राजनीति का सबसे बड़ा दोष है। माननीय अध्यक्ष जी, दुख की बात यह है कि जब इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया तो सरकार के मुखिया ने यह कहकर हमें और शर्मसार किया कि महिला उत्पीड़न के ज्यादातर मामले झूठे होते हैं। इससे अपराधियों के हौसले बुलंद करने का काम किया। यही नहीं, पिछले साल चाहे जम्मा रामगढ़ का महिला का आदेशला सब मिलने की घटना हो या धरियावाद में विवाहित को निर्वस्त्र करने का मामला हो या भीलवाड़ा के कोटरी में बच्ची से गैंग रेप के बाद भट्टी में जलाने का दिल दहलाने वाला कृत्य हो। इसी प्रकार करौली में दलित युवती के साथ गैंग रेप हो
एसिड अटैक और उसके बाद कुएं में भी डाल दिया हो, इस कानून व्यवस्था को आप क्या कहेंगे? मैं आपसे यह कहना चाहता हूं। जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई तब महिला उत्पीड़न और महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार बढ़े हैं। मैं जिक्र करना चाहता हूं वो अनुसूचित जाति की महिला भमरी देवी का। वो भी कांग्रेस के समय में ये काम हुए थे। जब भी कांग्रेस की सरकार आती है महिलाओं पर अत्याचार बढ़ता है। महिला दुष्कर्म में आवाज उठाने वाले अपने ही मंत्री को बर्खास्त तक कर दिया गया। अरे उसने ऐसा कौन सा गुनाह किया? इस सदन में बात उठाने का कोई भी अपनी बात उठा सकता है। अरे ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि सुबह दोपहर में उसने बात उठाई और शाम को बर्खास्त कर दिया? ये कौन सा है? ये सदन की परंपरा है क्या? यही नहीं, गत कांग्रेस सरकार के मंत्री कहते थे, और वो भी सीनियर मंत्री, वो भी ये कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री थे थोड़ा सा, इतना ही कम। हम तो कहते थे कि आप और ज्यादा बन जाइए, लेकिन उनकी भाषा देखिए, ये राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, ये शर्म आनी चाहिए। ऐसे जनप्रतिनिधि को इस तरह की भाषा राजस्थान के बारे में। और मुखिया जिसने थोड़ा सा कुछ सही बात कही तो उसको हटा दिया, मुखिया को ये बातें सुनाई नहीं दी, ये शर्म की बात है। हमारी प्राथमिकता मातृशक्ति के आत्मसम्मान व सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। इस हेतु हमारी सरकार महिलाओं एवं बच्चियों को समुचित सुरक्षा प्रदान कर उनका मान सम्मान बनाए रखने का काम करेगी। इसके लिए हमारी सरकार ने संकल्प लिया है कि माता बहनों के लिए राजस्थान को देश का सर्वाधिक सुरक्षित प्रदेश बनाएंगे। सभी प्रमुख शहरों में एंटी रोमियो स्क्वाड के गठन को प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा। पुलिस बल में महिलाओं को भागीदारी बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। यही नहीं, माननीय अध्यक्ष जी अभी कह रहे थे कानून व्यवस्था। मैं कहना चाहता हूं, कानून का राज कहने में और करने में बड़ा अंतर होता है। मैं भरतपुर में काम करता हूं। संभाग के कई विषय मेरे ध्यान में होते हैं। आज भी मुझे करौली की वो घटना याद है जब रामनवमी के जुलूस पर हमला कर दिया गया था। शासन प्रशासन ने अपराधियों के हौसले बुलंद करते हुए पीड़ितों के खिलाफ उल्टा पीड़ितों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी थी। यही नहीं, उदयपुर में कन्हैयालाल का क्या हाल किया। पूरी दुनिया में प्रदेश की छवि को आघात लगने का काम। जयपुर में एक युवक की हत्या के बाद जिस तरह से उसे सांप्रदायिक रंग देकर माहौल खराब करने का काम किया, इसके लिए पूर्ववर्ती सरकार की नीति ही दोषी है। और कितने मामले में आपको गिनाऊं। तुष्टीकरण के आधार पर अगर फैसले हों तो कानून बौना हो जाता है, हमारा संविधान बौना हो जाता है। कहने वाले कहते हैं लेकिन संविधान की बात तो करते हैं, लेकिन संविधान के हिसाब से काम भी करना होता है। मैं बताना चाहता हूं, झालावाड़, भीलवाड़ा, अलवर, जोधपुर, राज्य भर में ऐसी घटनाएं घटित हुई थी। किसी तरह का कोई प्रसंज्ञान नहीं लिया। यहां तक कि जयपुर में आने के बाद उनको कोई सुनने वाला नहीं। अरे कोई बात नहीं, आप करते जो नहीं करते, लेकिन सुन तो लेते। किस तरह से रोड पर चीख पुकार करके वो लोग गए, कोई सुनने वाला पैदा नहीं हुआ। ऐसा क्या डर है? ऐसा वोट का क्या डर है जो उनकी सुनने वाला पैदा नहीं हुआ? एक तरफा चलने वाला नहीं है। प्रदेश चलेगा, संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, तुष्टीकरण से नहीं चलेगा। मैं इस सदन के माध्यम से प्रदेशवासियों को विश्वास दिलाता हूं, इस शांत प्रिय प्रदेश में
कानून का शासन स्थापित करने में हमारी सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। अपराध मुक्त राजस्थान बनाना वर्तमान डबल इंजन की सरकार का प्रमुख लक्ष्य है। हमने सत्ता में आते ही अहम निर्णय लेते हुए मिशन मोड पर कार्य हमने प्रारंभ किया है। आपको जानकारी भी होगी, राजस्थान की कानून व्यवस्था का जिक्र होता है तो कानून व्यवस्था की लचर हालत और पुलिस के टूटे हुए मनोबल के कारण यहां गैंगस्टरपन पे, और उन्होंने व्यापारियों को धमकाकर उनसे प्रोटेक्शन मनी वसूलने का काम भी प्रारंभ कर दिया। आए दिन अखबारों में आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, उन्हीं के साथ खनन माफिया, भूमाफिया की हिम्मत 7वें आसमान पर पहुंच गई। इन गैंगस्टरों के हौसले इतने बुलंद थे कि इन्होंने जेल के अंदर ही से ही अपनी सिंडिकेट का संचालन प्रारंभ कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आए दिन दूसरे प्रदेशों से लोग आते थे, गैंगस्टर आते थे, राजस्थान के किसी भी जिले में किसी ना किसी को फायर करके चले जाते थे, किसी को मार के चले जाते थे, किसी को धमका के चले जाते थे। मैं माननीय अध्यक्ष जी, यहाँ की कानून व्यवस्था इतनी लचर हो गई थी, जैसा मैंने बताया पड़ोसी राज्यों के गैंगस्टर भी यहाँ आने लग गए। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारी सरकार प्रदेश की कानून व्यवस्था को मजबूत करके आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय को पुनः स्थापित करने का काम करेगी। इस दिशा में हमने प्रदेश में संगठित अपराध पर प्रभावी नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई किए जाने हेतु 16 दिसंबर को, माननीय अध्यक्ष जी, 15 दिसंबर को शपथ ली थी और यह निर्णय 16 दिसंबर का है। एक विशेष कार्यदल एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स गठन करने का हमने काम किया और उन्होंने अपना काम भी प्रारंभ किया। अपराध शाखा राजस्थान द्वारा हार्डकोर इनामी अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई और गिरफ्तारी हेतु राज्य में विशेष अभियान भी चलाया गया। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, अच्छा होता वो धन्यवाद देते। उन्होंने कहा 10,000 लोगों को पकड़ा, चलो इतना तो आपने माना, आपने कितने पकड़े ये तो बताते, ये नहीं बताया कि आपने कितने पकड़े। 10,000 लोगों को पकड़ने की बात तो कह दी, लेकिन आपके समय में आपने कितने पकड़े, कहां चले जाते थे, किस नेता से साठगांठ होती थी, ये नहीं बताया। ये भी बताते। हमारे बहुत ही अच्छे प्रतिपक्ष के नेता हैं, भोले हैं, उनको जैसा बता दिया वैसा उन्होंने कहा, क्योंकि मुझे पता है आप भले हो, क्यों मुझे भला कहा, भोला कहा, पर इतना भोला भी नहीं हूं। हम पकड़ते थे तो ऐसे छोड़ते नहीं था। आपने 10,000 पकड़े, 7700 छोड़ दिए। मैं बिराजे गत कांग्रेस सरकार द्वारा खनन के क्षेत्र में खनन माफियाओं को बढ़ावा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य में खनन क्षेत्र से होने वाली राजस्व का हानि भी हमें हुई। खनन माफियाओं के हौसले भी बुलंद थे। आपने देखा होगा, आए दिन पुलिस पिटती थी, पुलिस पर हमला होता था। क्यों होता था? क्योंकि उसमें बड़े आदमी का हाथ था। हमने कहा, हमारे समय में एक केस आया, हमने तुरंत कहा अगर इसने हिम्मत से काम किया है तो इस थानेदार को इसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। अगर इनने मिलकर के इसने काम किया है तो इसको तुरंत सस्पेंड करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनके समय में थानेदार पिटते थे, पुलिस बार बार पिट करके आती थी। पुलिस मजबूर थी क्योंकि मां का भूमाफिया के साथ साठगांठ थी। साठगांठ सरकार की थी।
उस सरकार के माध्यम से सांठगांठ चलती थी, इसलिए हिम्मत नहीं होती थी। उन्होंने अपनी हिम्मत दिखाने का काम नहीं किया। राज्य में अवैध खनन भंडार के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु खान विभाग, राजस्व, वन, पुलिस, परिवहन विभाग को सम्मिलित करते हुए हमने 15 जनवरी से 31 जनवरी तक सघन अभियान चलाया जा रहा है। आपने देखा होगा, क्योंकि आपके लोग हैं तो आपके पास मेरे से ज्यादा खबर होगी, मुझे पता है। मेरे पास इतनी नहीं होगी जितनी आपके पास होगी, क्योंकि सांठगांठ दोस्ती आपकी है। राज्य में संयुक्त जांच दल द्वारा 29 जनवरी तक मैं आपको बता रहा हूं क्या किया है। प्रदेश में अवैध खनन के 490 अवैध, 1224 अवैध भंडार के 373 इस प्रकार के कुल 2283 मामले पकड़े गए हैं। कार्रवाई के दौरान विभिन्न खनिजों की कुल 2,17,000 टन मात्रा जब्त की है। ये 15 दिन में कौन थे? आदत क्या लग रही थी? कौन सी आदत उनको लग रही थी? उनको पता था, लेकिन क्यों कर रहे थे? क्योंकि उनको पता था उनके बचाने वाले होंगे, लेकिन अब बचाने वाले को भी पता है। हमने कहा है और हम करके भी दिखाएंगे। हमने कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर कोई भी व्यक्ति पकड़ा जाएगा तो उसमें उस सिफारिशी को भी पूछा जाएगा जो सिफारिश करने वाला है। हम उस सिफारिशी जो सिफारिश करने वाला है, हम उसको भी छोड़ने वाले नहीं हैं। बैठिए। हाँ। सदस्य बीच में नहीं। माननीय सदस्य, बिल्कुल। माननीय सदस्य बीच में। मुझे ये कहते हुए अफसोस है सदन कि के गत सरकार के कार्यकाल में सिर्फ, बैठिए। माननीय सदस्य, गत सरकार के कार्यकाल में सिर्फ अपराधी नहीं पन पे, बल्कि भ्रष्टाचारियों के हौसले भी बुलंद हुए। पिछली सरकार के दौरान प्रदेश में आम आदमी का कोई काम बिना सेवा, बिना पानी और बिना खर्ची होती थी, बिना खर्ची के नहीं होता था। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, प्रीपेड सेवा प्रारंभ हो गई थी। प्रीपेड सेवा, अरे मोबाइल में तो हमने देखी है, लेकिन प्रीपेड सेवा भ्रष्टाचार में हो गई। इतने डला दो इतना दिन काम हो जाएगा, इतना करा दो इतने दिन काम हो जाएगा। बिना सेवा के कोई काम नहीं होता था। यह खर्ची की सरकार थी, बिना खर्चे के नहीं होता था। एक एक गांव, एक एक ढाणी में आप पहुंच जाइए, एक एक आप देखिए। कई बार एसपी से बात होती थी, वो थानेदार उन्हीं के पास नहीं जाता था, थानेदार एसपी के पास नहीं जाता था, एसपी को सलूट नहीं करता था, वो जाके अपने एमएलए के पास सलूट करता था। वो कहता था मैं तो इसलिए लगवाया हूं, मैं एसपी के पास क्यों जाऊंगा। कितनी पुलिस का क्या हाल किया ये आप सभी को पता है। इस गर्मापूर्ण सदन में और इसके बाहर भी कुछ माननीय सदस्य बार बार पर्ची की सरकार का उल्लेख भी करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, सरकार, मैं उनको बताना चाहता हूं, यह सरकार ना पर्ची की है ना खर्ची की है, बल्कि यह सरकार धरती की है और धरती पुत्रों की है। धरती की और धरती पुत्रों की है। लेकिन एक परिवार को समर्पित कुछ माननीय सदस्यों को एक, क्योंकि माननीय नेता प्रतिपक्ष जी से मैं कहना चाहता हूं, इस देश में आजादी की लड़ाई में बहुत का योगदान रहा है, लेकिन हमेशा मैं देखता हूं आपके पास वही नाम 3 है या 4 है। ऐसा क्यों? अरे इस देश की आजादी में बहुत लोगों का योगदान रहा है, बहुत लोगों का योगदान रहा है। कभी उनको भी सम्मान दे दिया करो। आप सिर्फ 3, अरे बहुत अच्छा स्लोगन पढ़ा। मैं तो कह रहा था कि वीडियो बना के आज ही तुरंत राहुल जी को भेज देना चाहिए, अच्छा लगेगा। आज ही शाम को आपको धन्यवाद देंगे। वो यात्रा कहाँ है, कौन सी यात्रा कर रहे हैं, उस यात्रा से तुरंत कहेंगे कि हमारे प्रतिपक्ष के नेताजी ने बहुत अच्छा एक शेर हमारे लिए पढ़ा है। राहुल गांधी चाहिए हमें, हाँ हमें चाहिए राहुल गांधी, हमें चाहिए। लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ,
मैं तो एक गांव से आने वाला एक ऐसे परिवार का व्यक्ति हूं, एक छोटे किसान परिवार से आता हूं, जीवन अभावों में भी गुजरा है। मेरा मुख्यमंत्री बनना अभी तक शायद ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं। बैठिए बैठिए। अरे सुनिए माननीय सदस्य, दरअसल विपक्ष के कुछ माननीय सदस्य पूरा सुन लीजिए। इसलिए आप मैं पर्ची पर भी आ रहा हूं, आपकी पर्ची पर भी मैं आ रहा हूं। दरअसल विपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों के अवचेतन मन में पर्ची का डर बैठा है, आपके मन में पर्ची का बड़ा डर बैठा है, इसलिए वो बार बार पर्ची का उल्लेख करते हैं। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, थोड़ा डिटेल में तो मैं बताऊंगा, मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं विपक्ष के सदस्यों को। यह पर्ची का डर कौन सी तारीख का है, आपको कौन सी तारीख का पर्ची का डर है? यह 25 सितंबर 2022 आपको ध्यान होगा, कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बहिष्कार का बाद बहिष्कार के बाद से जहन में बना हुआ है। किसी शायर ने सही कहा है, औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी, औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी और अपने गरेवान में झांका नहीं जाता। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, हाँ बैठिए। मैं आपसे अरे वो जगह, अरे बैठिए माननीय जगह हुए। माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि माननीय केंद्रीय पर्यवेक्षक आते हैं, मीटिंग बुलाते हैं, मीटिंग कहीं दूसरे स्थान पर होती है, वो लज्जित होकर के चले जाते हैं। ये हमारी परंपरा है। मैं आपको इतना बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, ये भारतीय जनता पार्टी है। एक भी मुख्यमंत्री बनने से पहले या मुख्यमंत्री बनने के बाद में मेरे बूथ अध्यक्ष से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक आपने किसी का एक वक्तव्य अगर सुना हो तो वो बता दीजिए। ये होता है लोकतंत्र, ये होता है लोकतंत्र, और इसे कहते हैं लोकतंत्र, क्योंकि हम लोकतंत्र के अंदर विश्वास करते हैं तो आंतरिक भी हम लोकतंत्र रखते हैं। बैठिए माननीय सदस्य, आपको भी जवाब दूंगा। अरे बैठिए, आपको भी जवाब दूंगा माननीय। मैंने कहा था कोई बीच में नहीं बोलेगा। गंगापुर सिटी से आने वाले सदस्य, आपको भी जवाब दूंगा। आपका मेरे पास लिख रहा है, चिंता मत करिए, आप भी तसल्ली रखिए थोड़ा। क्यों इतनी जल्दी कर रहे हो? मैं तो पहली बार, तसल्ली करिए, आपको भी मिलेगा। हाँ माननीय अध्यक्ष जी, गत सरकार ने भ्रष्टाचार के मामले को संरक्षण देने के लिए हमारी केंद्रीय जांच ब्यूरो को अनुसंधान हेतु दी गई सामान्य सहमति का निर्णय वापस ले लिया था। मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी, क्या डर था? ऐसा क्या डर था, जरा बताइए ना। और आप सही हैं तो डर किस बात का? लेकिन जो करता है उसको पता होता है, उसको पता होता है, इसलिए वो डर था। मैं आपको कहना चाहता हूं, यह निर्णय हमने वापस ले लिया है, यह निर्णय हमने वापस ले लिया है। यह मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। इससे कई प्रकरणों के अनुसंधान व विलंब, अपराध के साक्ष्य के नष्ट होने की आशंका बनी रहती, इसलिए आपने उसको सहमति नहीं दी।
हमने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का वायदा किया है और इसे मूल मंत्र है, इसे पूरा करेंगे। इसलिए सीबीआई को फिर से हमने अनुमति दी। माननीय अध्यक्ष जी, राजस्थान की सरकार ने प्रदेश में ही नहीं पूरे देश के अंदर कलंकित करने का काम किया। हमारी जो पवित्र संस्था आरपीएससी, उसको भी तार कर दिया, दागदार कर दिया उसको। अरे हम पढ़ते थे तो देखते थे, हमने भी एग्जाम दिए हैं, लेकिन जब हम देखते थे राजस्थान की आरपीएससी की साख पूरे देश भर में पहले नंबर थी। क्या हो गया? ऐसी मजबूरी क्या थी? सरकार चलाना मजबूरी हो सकती है, लेकिन संस्थाओं के ऊपर अगर अंगुली उठे तो ये प्रजातंत्र में इसके लिए कोई स्थान नहीं है। जिस प्रदेश का युवा दुनिया भर में जाकर अपनी सफलता का परचम लहराता था, उस प्रदेश के युवा को अपने घर में ही पेपर लीक जैसे अन्याय का सामना करना पड़ा। पेपर लीक के घोटाले के मुख्य सरगना को गत सरकार ने पर्दे के सामने लाने में विफल रही। पूरे 5 साल तक प्रदेश के युवाओं को निराशा, असंतोष और आक्रोश प्राप्त हुआ। ये युवाओं के साथ धोखा कभी बर्दाश्त नहीं होगा। प्रदेश की संवैधानिक संस्था आरपीएससी, जैसा मैंने बताया, लज्जित किया। इसके स्टैंडिंग मेंबर पेपर चोरी करते पकड़े गए। अरे आपको शर्म आनी चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। क्या आपकी आत्मा में आपने देखा नहीं उन युवाओं का कुठाराघात? आपने यही नहीं किया, आपने उन पिता पुत्रों के बीच में भी द्वेष पैदा करने का काम किया। क्योंकि हम गांव से आते हैं, गांव में हमने देखा है मुर्गी के लिए तकुआ का घाव बहुत बड़ा होता है। हम इस सदन के पवित्र मंदिर में बैठे हैं, इन बातों पर हमें विचार करना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उस पिता से जब वो पैसे मांगता है, पिता की मजबूरी होती है, किसी साहूकार के पास जाता है, किसी रिश्तेदार के पास जाता है, वहां से वो पैसा लेकर के आता है, कोचिंग कराता है, कमरा दिलाता है, और बेटा भी उसको विश्वास दिलाता है कि पिताजी अब की बार मेरे को पढ़ा दीजिए, मैं निश्चित रूप से मैं पेपर में पास हूं के दिखाऊंगा। बेटा इस बात को पिताजी से कहता है, और पिताजी भी इस बात का विश्वास करते हैं कि बेटा ने मेरे से गुहार लगाई है, पढ़ने के लिए कहा है, मेरा फर्ज बनता है, मैं कहीं से लाऊं, लेकिन इसको मुझे पढ़ाना है। वो पढ़ाने के लिए पैसे लेकर के आके देता है, कोचिंग करता है, कमरा लेता है, दिन रात मेहनत करता है, और जब पेपर लीक हो जाता है तो वो खून के आंसू रोता है और वो कहता है कि मैंने दिन रात मेहनत की, मेरी उस मेहनत का कोई परिश्रम नहीं मिला। इस तरह का काम और आत्मदाह करने को आपकी सरकार ने ऐसे युवाओं को मजबूर कर दिया। उस पिता की छाती पर हाथ धर के देखिए कि उस पिता के साथ क्या हो रहा है। घर में बजट बनाते हैं, बजट किस तरह से बनता है, उस बजट जब उसका दिक्कत पैदा करता है तो पिता को चिंता नहीं सोने देती है, वो दिन रात उस चिंता में सो नहीं पाता है। आप उसकी तड़पन को नहीं समझ सकते, क्योंकि मैं कहना चाहता हूं कई सदस्य तो ऐसे हैं जिन्होंने खुद ने नहीं किया, पिताजी की और उनके पूर्व की खा रहे हैं, और वो ऐसे बोलते हैं कि हमने कमा के दिए क्या। मैं आपको सत्य कहना चाहता हूं, कई ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं आता, यहां नहीं कहीं भी हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, छोड़िए, लेकिन बात ऐसी करते हैं। अरे आप करके देखिए, मालूम पड़ जाएगा, एक काम करने में पसीना आ जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपसे इतना भी और कहना चाहता हूं, मैं देख रहा था उनको, मैं उनको देख रहा था,
मैं उनको देख रहा था, उन पर भी मैं आना चाहता हूं, आऊंगा मैं उन पर भी आने वाला हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसलिए एक ही परिवार के, देखिए क्या हो रहा है। अरे भाई मेरे को ये तो बता दो वो कौन से चक्की का आटा खाते थे, अरे कौन सा पानी पीते थे। हम भी डॉक्टर साहब से कह देते वो पानी लाकर किसी को पिला देते तो किसी का भला हो जाता। एक एक RS में 3-3, 4-4 एक ही परिवार के सदस्य आ रहे हैं। और फिर ये देखिए, यही नहीं, अरे यही नहीं दादा, यही नहीं, आगे और देखिए, अरे आगे और देखिए, यही नहीं, आगे देखिए, नंबर भी एक ही आ रहे हैं। अरे भाई 80 नहीं आए, 79 आ जाए किसी का, अरे ज्यादा दिक्कत हो तो 81 कर दो। लेकिन नहीं, पूरे जो कहा वही तो करेगा, वो जो कहा है वही तो करेगा, इसलिए वही करके उन्होंने दिखाया। ये राजस्थान किस तरह का प्रदेश बन गया, ये शर्म आती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, मुझे सदन को बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि सरकार के बनने के बाद हमने वायदा किया था, सरकार के बनने के बाद तुरंत निर्णय लेते हुए पेपर लीक मामले की कड़ी जांच हेतु अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के नेतृत्व में SIT का गठन हमने किया है। और भर्ती परीक्षाओं की मीटिंग, सुनिए साहब, भर्ती परीक्षाओं की मॉनिटरिंग मुख्य सचिव, माननीय सदस्य आप चौथी बार खड़े हुए हो, ठीक नहीं है। DGP लेवल के अधिकारियों से करवाने का नीतिगत निर्णय लिया है। माननीय लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय विधायकों की चर्चा में सुन रहा था, वो कह रहे थे कि केवल एक LDC के पेपर पर जांच लंबित है, जो कि हाई कोर्ट की भर्ती से संबंधित है, बाकी की जांच चल रही है। आप किस पेपर लीक की जांच SIT से करवाओगे, ये माननीय लक्ष्मणगढ़ से आने वाले सदस्य जी ने कहा था। माननीय सदस्य महोदय, आप अपडेट हो जाएं। मैं इस सदन के माध्यम से आपको जानकारी देना चाहता हूं कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2021, CHO भर्ती परीक्षा 2020, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022, रीट परीक्षा 2021 सहित कई पेपर लीक की जांच SIT द्वारा की जा रही है। कुछ माननीय सदस्यों ने पेपर लीक के मामले की जांच SIT से नहीं CBI से करवाने के लिए कहा था। नहीं, कई उधर से भी कहा था, उधर से भी आई है, मेरे पास है, अरे उधर से भी आई है साहब, अरे उधर से भी आई है। अगर जरूरत हुई तो हम CBI से भी पेपर लीक मामले की जांच कराएंगे। लेकिन युवाओं के साथ जो दर्द और युवाओं के साथ साथ उनके जो पिताजी का दर्द है, ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। 15 दिसंबर को हमारी कर रही है, 15 दिसंबर को हमारी, अरे माननीय सदस्य आप बैठिए, अरे पूरा हो जाने के बाद मेरे से पूरा हो जाने के बाद बात करना। अभी तो बैठिए, अभी बैठिए, आसन पांव पे बैठिए, बैठिए भाई, बैठिए, बैठिए, अरे आप बैठिए, हाँ वो दे देंगे जवाब, ये भी सक्षम थे, आप भी सक्षम हो। अरे आप बैठिए, हाँ, अरे कोई व्यवधान नहीं, बोलिए। हमारी मुस्तैदी का
परिणाम है कि 7 जनवरी 2024 और 21 जनवरी 2024 को 2 बड़ी अभी कई भाषण परीक्षाएं आएंगे, सुचारू रूप से कई संपन्न बात आएंगे भाषण। करवा दी गई है। इसी आपको के साथ अगली बार देंगे, आपको बहुत दे दिए। इसी के साथ प्रभावी कार्रवाई करते हुए पेपर लीक प्रकरण में संलिप्त 25 वांछित व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है। इस अव्यवस्था, विपक्ष ने भी अविश्वास ताली बजाइए। और अत्याचार से अरे भाई, अरे बोलने दे, हो गया। आपने थपथपा दी, आपने मेज थपथपा दी, उसके लिए आपको भी धन्यवाद। बोलिए। इस अव्यवस्था, अविश्वास और अत्याचार से निजात दिलाने के लिए जनता ने हमें सेवा का मौका दिया। इसके लिए मैं प्रदेशवासियों को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, रोचक है। माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यह बताया गया कि कैसे राजस्थान में पिछले 5 साल से आर्थिक रूप से कमजोर हुआ और प्रदेश का विकास अवरुद्ध कैसे हुआ। पूर्ववर्ती सरकार ने चुनावी वर्ष में अनेक अविवेकपूर्ण निर्णय किए। अत्यधिक कर्ज लेकर करोड़ों रुपए व्यर्थ में खर्च किए। इस वित्तीय कुप्रबंधन से राज कर्ज के जाल में फंसकर बीमारू राज्य बन गया। यही नहीं अध्यक्ष जी, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित स्टेट फाइनेंस रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार सामान्य श्रेणी के राज्यों में प्रदेश का कर्ज जीएसडीपी अनुपात पंजाब के बाद सर्वाधिक, मतलब हमारा प्रदेश नीचे से दूसरे स्थान पर है। मैं सुन रहा था नंबर 1, मैंने कहा ये क्या, ये तो नीचे से दूसरे नंबर पर आ रहा है। ये वित्तीय प्रबंधन किस तरह से रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, वर्ष 2023-24 के बजट के अनुमान राज्य पर लगभग, ये तो सही बताया उन्होंने, 5,80,000 बताया, 5,80,000 करोड़ रुपए का ऋण होना अनुमानित, जबकि 2018-19 के अंत में राज्य पर शांत रहिए। कुल भार 3,11,000 का था, करोड़ का। माननीय सदस्य, आ रहा हूं मैं, बैठे बैठे न बोले। आ रहा हूं मैं, आपके पास भी पहुंच रहा हूं, धीरे धीरे, चिंता मत करिए। आपके पास भी पहुंच रहा हूं। मुझे पता है धौलपुर का आप नजदीक हैं। हाँ, आप भी, आ रहा हूं मैं। नहीं धमका नहीं रहा हूं। आप बैठिए। आपके जवाब दे रहा हूं साहब। बैठिए। आपका जवाब, आपके आधा ठीक नहीं है। आप क्यों खड़े हो रहे हो? आपने तो मेरे से क्वेश्चन पूछा ही नहीं। उन्होंने ईआरसीबी पर पूछा, उनका जवाब दूंगा। उन्होंने दूसरा पूछा, उनका जवाब दूंगा। आपका सुझाव पे विचार करेंगे। 5 साल खाते खाते पेट में। अब माननीय अध्यक्ष जी, आप जारी रखें। इस प्रकार कांग्रेस सरकार ने पिछले 5 वर्षों में राज्य पर कुल ऋण भार लगभग 2 गुना किया है, थोड़ा सा कम 2 गुना हुआ है। विगत सरकार द्वारा अपनी चुनावी बेहतरनी को पार करने के लिए अपनी फ्लॉप स्कीम के प्रचार प्रसार के लिए अंधाधुंध सरकारी विज्ञापन कर प्रदेश को आर्थिक आपातकाल की ओर धकेला है। आप देखते थे, दिया लिया कुछ नहीं, कुछ दिया कुछ नहीं, विज्ञापन करोड़ों के हो गए। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं आपसे अध्यक्ष जी निवेदन करना चाहता हूं, वैसे तो अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस का बंटवारा ही
कांग्रेस ने देश का बंटवारा ही तुष्टीकरण के आधार से लेकर के अब तक, और गरीबी कल्याण की योजनाएं सबसे पहले नेहरू जी ने दी, गरीबी हटाओ। इंदिरा जी ने भी दे दी गरीबी हटाओ। राजीव जी से पहले राजीव जी ने दे दी गरीबी हटाओ, उनसे बीच में और आ गए, उन्होंने भी कह दी गरीबी हटाओ। फिर उनके फिर आ गए, उन्होंने भी कहा गरीबी हटाओ। फिर मनमोहन सिंह जी आगे गरीबी हटाओ, और माननीय प्रतिपक्ष जी नेताजी के प्रिय चिराग आ गए, वो भी गरीबी हटाओ। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष, मैं आप